यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सेक्शन नंबर 4। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 9th चैप्टर है हमारा सिलेबस में, वो आर्बिट्ररी सीरीज। तो आर्बिट्ररी सीरीज में जो सबसे पहले हमारा है, पहले ये बात करेंगे कि आर्बिट्ररी सीरीज होती क्या है, और उसके बाद हम करेंगे मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है आपका एबल्स टेस्ट प्रूफ करेंगे एबल्स लेमा की हेल्प से। तो ये वीडियो जो रहेगा वो बीएससी के किसी भी स्टूडेंट के लिए, जहां पे भी ये सिलेबस में है, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एबल्स टेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। तो आइए हम करते हैं अपना एबल्स टेस्ट। तो एबल्स टेस्ट को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्ररी सीरीज वाले कंसेप्ट में आता है आपका। तो आर्बिट्ररी सीरीज क्या होती है, इससे पहले जो आपके टॉपिक्स हैं वो अल्टरनेटिंग सीरीज है और आपकी इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड है और इनफाइनाइट सीरीज है। तो उनकी वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अभी मैं आपको आर्बिट्ररी सीरीज कराने वाला हूँ। तो आर्बिट्ररी सीरीज होती क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज हमने इससे पहले करी हुई है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या है कि जो टर्म्स होती थी सीरीज की वो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चलती थी। फॉर एग्जांपल a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4, इस तरीके से जो आपकी सीरीज है वो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज की टर्म्स में आ जाती है, क्राइटेरिया में आ जाती है। और जो आज हम करेंगे वो आपके पास आर्बिट्ररी सीरीज है। आर्बिट्ररी सीरीज से मतलब सीरीज की टर्म्स या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, ऐसा कंफर्म होगा आपका। और इस सीरीज की पहचान भी है अपनी, जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मेन फोकस है हमारा वो एबल्स टेस्ट पे रहेगा। तो एबल टेस्ट करते हैं। तो एबल टेस्ट कहता क्या है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रूफ आ जाता है करने के लिए एग्जाम में। एबल्स टेस्ट, ठीक है डिस्टेंस। तो एबल्स टेस्ट क्या करता है कि आपको एक सीरीज दी हुई है जो कि कन्वर्जेंट है, कि इफ सुमेशन n फ्रॉम 1 to infinity an is convergent, ये आपको एक सीरीज कन्वर्जेंट दी हुई होगी। और दूसरी एक सीक्वेंस देगा वो कि एंड दिस सीक्वेंस bn, ये सीक्वेंस की नोटेशन है ऐसे सिंबल्स में कि इसको पढ़ेंगे आप एंड सीक्वेंस bn। ये सीक्वेंस आपको मोनोटोनिक दी होगी, उसने मोनोटोनिक दी हुई होगी कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, और जो ये आपकी bn सीक्वेंस है ये भी आपकी नॉन जीरो रियल नंबर्स की होगी, और जो ये सीरीज है आपकी वो भी आपकी नॉन जीरो रियल नंबर्स की होगी, और ये आपकी जो सीरीज है वो आपकी नॉन नेगेटिव नंबर्स की होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। तो ये क्या कहता है कि अगर आपकी ये सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है, अगर ये सब कंडीशंस हैं आपके पास, तो एबल क्या कहते हैं, एबल हमारे एक मैथमेटिशियन है, तो वो क्या कहते हैं कि भैया ये वाली सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity an bn इज कन्वर्जेंट, कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। दोनों की प्रोडक्ट अगर इस तरीके से कर दें आप, उसको सीरीज फॉर्म में ले आए, तो वो दोनों क्या करेगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में करके कन्वर्ज करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट एक बार रीड करें अगर अच्छे से हम। एक सीरीज आपको कन्वर्ज दी गई है जिसके साथ an की प्रोडक्ट हुई है, वो वाली सीक्वेंस आपको मोनोटोनिक दी हुई है और बाउंडेड दी हुई है। तब वो कहता है कि ये सीरीज जो आपकी प्रोडक्ट करके आएगी दोनों की, वो आपकी कन्वर्ज करेगी। अब इससे पहले समझना ये है कि मोनोटोनिक जो टर्म आई है बच्चों यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है। मोनोटोनिक का मीनिंग दो तरीकों से होगा आपका, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या वो आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। दोनों को हम कंसीडर करेंगे एज अ मोनोटोनिक। तो यहाँ पे दोनों केस लेके चलेंगे कि जो सीक्वेंस है आपकी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है, और बाउंडेड है साथ के साथ। तो ये सब अगर दिया हुआ आपको, तो कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपकी कन्वर्ज कर जाएगी कंफर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ में हम यहीं से लेके चलते हैं कि जो bn आपकी सीक्वेंस है कि वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। तो मैं लिखता हूं सिंस सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है bn वो डिस्टेंस आपकी मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। तो हमें एक रिजल्ट पता है सीक्वेंस वाले चैप्टर से कि अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगी कंफर्म। फिर हमें ये भी पता था कि अगर कोई सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो आपकी बाउंडेड है तो वो भी कन्वर्ज करती है। तो ये रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चूंकि डिस्टेंस आपको सीक्वेंस मोनोटोनिक दी हुई है, तो या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। हमें दोनों केस करने पड़ेंगे।
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी लेके चलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी लेके चलेंगे। और सीक्वेंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करती है पक्का। तो मैं डायरेक्ट यहां से ये कह देता हूं कि जो सीक्वेंस Bn है डिस्टेंस वो आपकी कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस Bn इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस Bn इज कन्वर्जेंट। तो अभी हमारे पास क्या आ गया कि सीक्वेंस Bn जो है वो कन्वर्ज कर दिया। डिस्टेंस अगर सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसकी कोई ना कोई लिमिट भी होगी। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसकी Bn की जो लिमिट है वो B है, S है, T है, B है, G, जो भी आपको अच्छा लगे वो कंसीडर कर लें। तो मैंने कहा कि लेट जो ये बेटा सीक्वेंस है आपकी Bn, मैंने कहा कि इज कन्वर्जेस टू B। मैंने कहा कि जो सीक्वेंस Bn है वो B को कन्वर्ज कर रही है। अब अगर ये B को कन्वर्ज कर रही है, अब मेन बात स्टार्ट होती है कि जो B है वो होगा क्या आपका। देखो अब दोनों केस लेके चलने हैं हमें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी। समझिए चीजों को, डरे मत, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आने वाला है और हर एक स्टेप का लॉजिकली अपना मीनिंग है, कहां से आया मैं सब कुछ बताते हुए चलूंगा आपको। तो मैं B का एक्चुअल में फॉर्म देखता हूँ, B की फॉर्म क्या होगी। तो भी डरे मत, आप समझे चीजों को। B इक्वल टू होगा क्या, देखो B पे दो केस चलेंगे कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई तो क्या होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुई तो क्या होगा। मैं दोनों केस कंसीडर कराता हूं आपको कि अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिकली अगर इंक्रीजिंग हुई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई तो क्या होगा। और मैं ये भी कंसीडर करके चलता हूं कि अगर ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुई तो क्या होगा। भाई प्रूफ को रटे ना, समझे चीजों को, तभी फायदा है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी तो क्या होगा। देखो पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। तो अगर एक मैं कोई भी एक सीक्वेंस लिखूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखी मैंने 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है आपकी जो कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब इसकी टर्म्स जो है छोटी होती जा रही है। 1/2, 1 सबसे बड़ा, 1/2 उससे छोटा, 1/3 उससे छोटा, 1/4 उससे छोटा, मतलब जितने नंबर्स आएंगे आगे वो छोटे होते जाएंगे। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में आ गई। अगर इंक्रीजिंग की बात करें वहीं, तो इंक्रीजिंग के केस में ये कह सकते हैं आप 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये टर्म सीक्वेंस की क्या हो रही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में रहेगी। ठीक है, अभी जस्ट मैंने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बताया आपको। तो एक रिजल्ट और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सीक्वेंस में होता है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, मतलब क्या बताया मैंने, अगर सीक्वेंस आपकी कोई भी सीक्वेंस जैसे Bn है, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है, और ये बाउंडेड हो जाए तो ये कन्वर्ज करती है। क्या इंप्लाई होता है ये, अगर ये है तो कन्वर्जेंट होगी ये सीक्वेंस पक्का। ठीक है, अब कन्वर्जेंट सपोज करो ये कन्वर्ज जो है, कन्वर्जेस टू B, मान लिया ये सपोज करो B को कन्वर्ज करे, तो उस केस में जो B होगा ना, ये कंफर्म क्या होगा, अगर इंक्रीजिंग है सीक्वेंस आपकी तो ये पक्का लिस्ट अपर बाउंड होगा, LUB, ये पक्का LUB होगा आपका इस सीक्वेंस का, LUB ऑफ Bn। इस सीक्वेंस का ये क्या होगा, LUB रहा होगा कंफर्म। अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करती है, जिस भी नंबर को कन्वर्ज करेगी वो आपका लिस्ट अपर बाउंड होगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये ऐसे क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो इसका अपर बाउंड होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा, वही सीक्वेंस की क्या होगा, लिमिट होगा। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट ओपोजिट केस है आपका, अगर सीक्वेंस Bn आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो तो सीक्वेंस जो है आपकी कन्वर्ज करेगी कंफर्म। और सपोज करो वो B को ही कन्वर्ज कर रही है, तो ये B है ना, जो इस केस में क्या होगा, इसका उल्टा मतलब GLB ऑफ Bn। जो भी Bn का GLB होगा वो आपका इस सीक्वेंस की क्या होगा, लिमिट होगा, उसी नंबर को ये कन्वर्ज करेगी अगर वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग से मतलब
सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, छोटा छोटा छोटा, जो भी लास्ट में आपका लोअर बाउंड होगा, लास्ट में ही होगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो लोअर बाउंड का आप अगर जीएलबी करें तो जीएलबी जो भी होगा वो आपका लिमिट हो जाएगा इस सीक्वेंस की। तो ये रिजल्ट हमारा सीक्वेंस से आया है, जस्ट इसको मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो, तो जो बीएन होगा डिफरेंस, अगर आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उस केस में ये क्या आया था आपका बी, जीएलबी ऑफ बीएन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, जीएलबी ऑफ बीएन्स। बीएन्स का क्या है, ये जीएलबी है, जीएलबी ऑफ बीएन्स। ठीक है, तो बीएन सीक्वेंस का क्या है, ये जीएलबी है। ठीक है डिफरेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करें तो ये लिखा हुआ मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला केस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में केस में आपका जो बी है वो क्या है, एलयूबी है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि दिस इज द एलयूबी ऑफ बीएन। ठीक है, एलयूबी होगा इस केस में बीएन्स का, और इस केस में आपका जीएलबी होगा बीएन। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी। अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम इसी में, क्योंकि यूज होगा वो थ्योरम में। अब आपको जब मैं करूंगा ना तो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप जब हम एक दो स्टेप आगे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है। तो आप पेशेंस बनाए रखें। उसके बाद डिफरेंस मैंने एक नई टर्म डिफाइन की कि लेट मैंने यूएन डिफाइन किया। मैं एक नई सीरीज डिफाइन कराना चाहता हूं जिसका नाम यूएन से स्टार्ट किया, मतलब जिसकी nth टर्म यूएन है। अब हम जो रिजल्ट्स पढ़ते आए हैं डिफरेंस पीछे, वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पे पढ़ते आए हैं। या इसमें क्या होगा, इस एबल्स टेस्ट में मैं लगाऊंगा एबल्स लेमा, उसकी हेल्प से होगा। तो उसकी हेल्प से अगर होगा तो उसमें हमें एक ऐसी सीरीज चाहिए जो आपकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की हो। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होते हैं डिफरेंस, मतलब नेगेटिव ना हो, नेगेटिव के अलावा जो मर्जी हो, या तो जीरो हो या आपकी वो क्या हो मोनोटोनिकली या आपकी वो पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, उसकी बताऊंगा मैं कैसे। तो मैं अब यूएन इस तरीके से डिफाइन करूंगा बी और बीएन की हेल्प से कि ये यूएन जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, अब देखो करूंगा अभी दो ही केस में। क्या, पहले तो यही लेता हूं मैं कि अगर आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला केस लेके चलेंगे, सेकंड केस में डिफरेंस हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो बी है यहाँ पे, बी जीएलबी के केस में, अब आप बताएं जरा बी में और बेटे बीएन्स में क्या रिलेशन होगा। देखो ध्यान से, बी जो है वो जीएलबी है बीएन्स का, सभी बीएन्स का जो बी है वो जीएलबी है। अब जीएलबी के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, जो जीएलबी होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। ठीक है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा तो है, तो ये लोअर बाउंड ही, लोअर बाउंड और बीएन, इस बीएन में और लोअर बाउंड में क्या रिलेशन होगा बच्चों, बी बड़ा होगा या आपका बीएन बड़ा होगा। अब बीएन तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, ये अगर बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बी पहले लोअर बाउंड रहा होगा। लोअर बाउंड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो बीएन्स का जीएलबी है ना ये, तो बीएन्स में सबसे छोटा क्या होगा बच्चों, बी होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना यहाँ से कि जो बी है वो लेस देन इक्वल टू है बीएन से। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहां से मेरा जस्ट एम ये था कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव हो। ठीक है, दोनों केस में ही पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग में भी और इंक्रीजिंग में भी। हमने देखा कि बी और बीएन में क्या रिलेशन है, अगर बी जीएलबी है तो बी छोटा होगा, लोअर बाउंड छोटा होता है, ये क्लियर आ गया। तो अब यहाँ से देखो कि ये होगा ना बच्चों, देखो बी एन माइनस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बी को उधर ले जाओ तो बी एन की तरफ ही ये मुंह जो है खुला रहेगा, इधर ही ओपन है तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा बेटे, घबराने की बात नहीं, सब कुछ होगा आपका एक एक स्टेप। बी एन माइनस बी डिफाइन कर दिया। अब रिएक्शंस क्या भाई, अगर समझना है ना आपको तो आप प्लीज इसको रिवाइज करके जरूर देख लेना, रिपीट करके देख लेना। मल्टीपल रिपीटेशन के साथ आप देखोगे ना इस थ्योरम को तो आपको 100% समझ आने वाली है। यार पेशेंस बनाए रखो, हो सकता है एक बार ना समझ आए, दूसरी बार देख लेना, तीसरी बार देख लेना, 4 बार देख लेना। जितनी बार समझना है उतनी बार देखोगे, हर बार आपको नया एक लाइन इसमें सुनने को मिलेगा और हर बार नई लाइन समझ आएगी। तो आई होप अगर आप इसको डीपली कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक बार में समझ आ जाएगी। तो बेटे बी एन माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 समझ आ गया। अब देखो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अब बेटे देखो यहाँ पे आप लगाओ इस बी में और इस बी एन में क्या रिलेशन होगा। अब ये बी ना जीएलबी नहीं रहा, दूसरे केस में आगे। अब बेटे ये बी जो है लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड से मतलब बी अपर बाउंड है, ये ध्यान रखना बस आप। अगर बेटे बी अपर बाउंड है आपका, तो अगर बी अपर बाउंड है आपका तो मुझे बताओ बी में और बी एन में क्या रिलेशन होगा। बी अपर बाउंड सबसे बड़ा, बस एक लाइन में ही हो गया। और आप इसको ऐसे लिख देना, बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन। तो यहां से बच्चों क्या बनेगा पॉजिटिव, देखो अगर मैं यहां से बी माइनस बी एन करूं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा।
तो इस केस में मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा b माइनस बी एन। बताओ बच्चों समझ आई क्या? अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब तो un ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैं ऐसी ही एक सीरीज डिफाइन करना चाहता था जिसकी nth टर्म, जिसकी सभी टर्म्स आपकी क्या हो, आपकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो, मतलब नेगेटिव ना हो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो un है आपका क्या होगा, क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली, आपको बुक में एज चीज मिलेगा देखने को। हमने समझाया अच्छे से कि ये कैसे हुआ। क्लियरली क्रैम ना करना भाई, समझ लेना। जो यूएनस है बेटे वो क्या है, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अभी क्या देखो, जो बेटे यूएनस है आपके वो क्या हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गए। तो अब हमने बात जो करनी थी बेटे, वो करनी थी क्या, इस पर फोकस करो। देखो यहाँ पे आ जाओ, हमने प्रूव करना था कि जो सीरीज है ए एन बी एन वाली, ये कन्वर्ज करे। अब इस सीरीज को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटे, ए एन बी एन वाली। अब ये बनेगी कैसे, देखो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से इससे मैं इससे क्या है, बी एन को रिप्लेस करता हूं। मैं पहले बी एन लाऊंगा, फिर उसके साथ ए एन की मल्टीप्लाई कराऊंगा बोथ साइड, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ये लिख सकता हूँ, मुझे बताना कि विच इंप्लाइज यहां से कि बी एन इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया। अब देखो, अब इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटे दो केस हैं ये, हम ना साइमल्टेनियसली दो केस लेके चल रहे हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का भी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का भी। आप ऐसा कर सकते थे यहाँ पे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का पहले करके दिखा दो अलग से, तो पूरी एक थ्योरम बन जाएगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का अलग से करके दिखाओ, पूरी एक थ्योरम बन जाएगी। तो हम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली दोनों केस, तो ये केस भी चलेगा और ये केस भी, दोनों केस साथ साथ हो रहे हैं। तो बेटे देखो, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के हिसाब से करता कोई बच्चा, तो उस हिसाब से यहाँ un को यहाँ ले आओ, bn को यहाँ ले आओ, तो क्या फर्क पड़ेगा कोई, ये bn यहाँ आ जाएगा, un यहाँ आ जाएगा, तो bn क्या हो जाएगा, un माइनस बी। तो मैं यही देखो यही लिखूंगा कि bn बराबर un माइनस। बेटे कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, कमेंट में जरूर लिखना, समझ आई या नहीं आई। तो बेटे un माइनस बी, ठीक है। और कब है ये, जब आपकी सीरीज जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब बेटे इस केस में आ जाओ, इसको छुपा लो। अब ये वाला केस में किसी बच्चे ने bn यहाँ भेज दिया, un वहां भेज दिया, तो ये बन जाएगा b माइनस, अब आपका b माइनस un, ये बना। और ये कब, जब आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली केस चली, ठीक है, समझ आ गई। एक बार इसको स्किप किया, un यहाँ लाए, एक बार इसको स्किप किया, un यहाँ लाए, तो क्या यही बनेगा bn, क्लियर सभी को। अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड ए एन की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे आना है ओवरऑल इस सीरीज पे कि ये कन्वर्ज कैसे कर रही है। देखो बेटे, अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, विच इंप्लाइज ए एन बी एन इक्वल टू, बेटे यहाँ भी क्या होगी, ए एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले अगर ए केस लें तो यहाँ भी ए एन की मल्टीप्लाई, यहाँ भी ए एन की मल्टीप्लाई, तो बेटे ये हो जाएगा ए एन यू एन माइनस ए एन इंटू, ठीक है बच्चों। ये कौन सा केस, जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये वाला कौन सा, यहाँ भी ए एन की मल्टीप्लाई होगी, तो ए एन इंटू बी माइनस ए एन यू एन। ये वाला कौन सा केस, जब आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली केस है, उस केस में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब देखो, अब मैं ये सीरीज अगर बनाना चाहूँ तो दोनों साइड सुमेशन ले लेता हूँ, इसी स्टेप में ले लेता हूँ, आपको अलग से लेना एग्जाम में। तो मैंने लिया सुमेशन एन गोज 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी सुमेशन लिख रहा हूँ। मैंने एक स्टेप में क्या किया, इसका समेशन अलग कर दिया बेटे, इसका सुमेशन अलग कर दिया, इसका सुमेशन अलग कर दिया, और इसका सुमेशन अलग कर दिया। कोई प्रॉब्लम, सुमेशन वही है 1 टू इन्फिनिटी, लिख लेना इसको। अब उसके बाद देखो, आप इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, b तो कांस्टेंट, तो मैं इसको अगर लिखूं इस वाले को उठा के यहाँ पे, तो क्या कैसे लिख सकता हूँ, b कांस्टेंट और सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n, यही बनेगा। अब देखो, हमें सीरीज के रिजल्ट पता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसके साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अगर कर दें, फाइनाइट कांस्टेंट की, तो वो कन्वर्ज ही रहती है। अब देखो बेटे, जो एन वाली सीरीज है वो आपको स्टेटमेंट में क्या दी हुई है, कन्वर्ज दी, इसका यूज करें। अगर एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो बेटे ये तो होगी कन्वर्जेंट, कोई डाउट किसी को। सिमिलर वे में नीचे से अगर मैं इसको उठाऊं, एन इंटू बी को, बी कांस्टेंट बाहर, तो एन कन्वर्ज दी गई है। अगेन ये भी क्या होगी बेटे, ये भी आपकी b इंटू यही बनी n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n, ये भी क्या बनी बेटे, ये भी आपकी कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास बच क्या रहा है भाई, हमें ये भी पता है कि अगर दो सीरीज कन्वर्ज करती हैं तो उनका डिफरेंस भी और उनका सम भी कन्वर्ज करता है। तो बेटे यहाँ पे देखो, ये सीरीज, ये वाली सीरीज अगर कन्वर्ज कर जाए और ये वाली सीरीज भी अगर आपकी कन्वर्ज कर जाए, तो हमारा जो है कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा कि आपकी ए एन इंटू बी एन वाली कन्वर्ज ही करेगी आपकी, ठीक है। अब ये कन्वर्ज कैसे करेगी उसको देखते हैं, मतलब हमने यही प्रूव करना है अब यहाँ पे। अब मैं अगर इसको रफ कर दूं पहले थोड़ा सा यहाँ से,
तो बेटे जो हमारा एम रहेगा वो क्या रहेगा, ध्यान से देख लो, क्योंकि इसमें जो है 1 मिनट का काम रह गया है। बिल्कुल सिंपल सा वे से मैं कराऊंगा आपको, आप बने रहे हमारे साथ। तो बेटे आप वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है यार हमें, और हम इंटरेस्ट होते हैं इस तरह का पूरी वीडियोस बनाने के लिए। तो बेटे बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो जरूर मार दिया करो, कमेंट भी जरूर डाल दिया यार, समझ आ रही है नहीं आ रही है, या मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊं वो बता दिया करो। तो बेटे अब हम अपने स्टार्ट करते हैं वर्क। तो हमें करना है AN/UN को कन्वर्जेंट, मतलब अभी हमारा जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो ये बन गया बेटे कि समेशन n goes 1 to infinity AN/UN इज कन्वर्जेंट। मुझे इसको करना है, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, दोनों कन्वर्जेंट का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में ये भी कन्वर्जेंट, ऐसे ही इंक्रीजिंग में ये तो कन्वर्ज हो चुकी है, तो AN/UN वाली अगर कन्वर्ज करके दोनों का डिफरेंस ही बेटे कन्वर्जेंट, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में भी ये क्या करके कन्वर्ज करके दोनों केस में कन्वर्ज दिखाना है। तो मेरा एम बस यही रह गया बेटे, मैं दिखाऊंगा सिर्फ कि AN/UN वाली क्या कर जाए, आपकी कन्वर्ज कर जाए। अब ये AN/UN वाली कन्वर्ज कैसे करेगी, उसके लिए थोड़ा सा हम पहले एक लाइन लिखता हूं मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों लिखी हूं। देखो चूंकि हमें दी हुई है AN कन्वर्जन, इसका यूज करते हैं बेटे पहले, सिंस summation n from 1 to infinity is convergent, ये कन्वर्ज दी हुई है, ध्यान से देखना भाई। therefore by Cauchy 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 general principle of convergence of series, ठीक है बेटे। अगर मैं कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज यहाँ पे अप्लाई करूँ तो होगा क्या, समझाता हूँ बाद में भी। कोसी जनरल प्रिंसिपल भी मैं डायरेक्ट लिख दूं एक बार, क्या होगा वो ये होगा कि therefore, या कि ये कहें कि there exist any number, there exist any real number या पॉजिटिव नंबर, there exist m, ठीक है, such that m and a positive integer p, such that क्या, कैसे कि बेटा ये an+1 प्लस an+2 प्लस अप टू so on प्लस an+p दिस इज लेस देन, ये किसी से लेस होगा। तो मैंने मान लिया कि लेस जो है आपका एप्सिलॉन से, अभी थोड़ी देर के लिए, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे शायद ना लिखे आपके कॉर्नर में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या p आपको ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये कहां से आया, देखो हमारे पास सीरीज में हमने किया था कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये कोसी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर बेटे कोई भी सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है ना, तो एक कंडीशन के बाद, किसी एक कंडीशन के बाद, सपोज करो mth टर्म्स के बाद, सपोज करो ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो ये लिखा है ना कि n जब भी m होगा या m से बड़ा होगा, n को m रखो तो बेटे am+2 बन गया, am+2 बन गया, अप टू सो ऑन am+p बन गया। तो कुछ फाइनाइट टर्म्स का, फाइनाइट टर्म्स से मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट है गिनने में, इन टर्म्स का मॉडुलस हमेशा बेटे किसी चीज से लेस होगा, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कॉल कर लेंगे। अभी तो मैंने जस्ट लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया, दोबारा सुने। अगर बेटे कोसी जनरल प्रिंसिपल लगाना है, उसके लिए सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो ये होगा, और अगर ये पूरा लाइन होगा तो आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी। दोनों साइड से चलता है रिजल्ट कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो बेटे ये लाइन आएगी आपके पास, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो आपकी सीरीज कन्वर्ज होगी, ठीक है बच्चों। होता क्या है, ये सिंपल होता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसमें से कुछ एक टर्म्स के बाद, मतलब 10 टर्म्स के बाद या 20 टर्म्स के बाद, 20 टर्म्स के बाद आगे आने वाली किन्हीं भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होगा वो ओवरऑल जो है लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, मॉडुलस उसका करके ये कहता है जस्ट। अब इसका यूज कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, उसके बाद बेटे मैं एक बार आपके लिए लिख दूं कि एबल्स लेमा का यूज करने वाले हैं इसमें, कि एबल्स लेमा कहता क्या है। देखो यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा बेटे, एबल्स लेमा ये है, देखो एबल्स, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम, एबल्स लेमा ये क्या कहता है, क्योंकि हमने ये सारा खेल क्यों किया यहाँ पे, कन्वर्जेंस कोसी जनरल प्रिंसिपल क्यों लगाया, देखो ये इसलिए लगाया हमें। एबल्स लेमा क्या कहता है कि बेटे कोई सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n, ये सीरीज है आपकी सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स,
नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर की कोई सीरीज होनी चाहिए। एंड जो सीक्वेंस दूसरे वाली है, bn वाली जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या हो, bn इज मोनोटोनिकली यहां से, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। देन क्या कहता है ये कि जो आपकी साथ में ये है कि भैया A1B1 प्लस A2B2 प्लस अप टू सो ऑन, बेटे ध्यान से देखना, प्लस ANBN, दिस इज, या ऐसे कहो कि दिस इज ग्रेटर देन स्मॉल m इंटू B1 और दिस इज लेस देन, यहां पे देखो ध्यान से, कैपिटल M इंटू B1। ये हुआ क्या है, देखो जो एबल्स लेमा है उसमें एक टर्म ये भी होता है कि एन जो सीरीज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, और साथ के साथ इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा एसन वो बाउंडेड होगा। मतलब यहीं पे कहता है वो, यहीं पे इसके बाद ये लाइन और दी हुई होती है आपको क्या, कि एंड कि A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन प्लस AN, ये दिया होता है डियर स्टूडेंट्स आपको लेस देन कैपिटल M और लेस देन ग्रेटर देन स्मॉल m, ये भी दिया होता है आपको, ठीक है। दोबारा देख ले एक बार, समझ आ जाएगा। एबल्स लेमा क्या कहता है कि सीरीज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की होनी चाहिए और ये कंडीशन होनी चाहिए कि A1 प्लस A2 प्लस AN इसकी n टर्म्स का सम जो है किसी नंबर से छोटा होना चाहिए, किसी नंबर से बड़ा होना चाहिए। मान लिया m और m दिए हुए हैं, तो ये क्या कहता है कि अगर Bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल जाए तो ये पक्का होगा क्या कि A1B1 प्लस A2B2 प्लस अप टू सोन ANBN। देखो यहाँ पे ध्यान देना भाई, याद रखने का तरीका है बेटे, A1 A2 AN है, आप इसमें कोरस्पॉन्डिंगली B1 B2 BN की मल्टीप्लाई करा दो, करा दी, क्योंकि एबल लेमा कहता है लेस देन। बेटे यहाँ कैपिटल एम रखो, यहाँ स्मॉल m रखो, जो यहाँ पे पहली टर्म होगी, जो यहाँ पे पहली टर्म होगी, क्रैम नहीं करना यार, जो यहाँ पे पहली टर्म होगी उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी, उसकी मल्टीप्लाई राइट में भी, तो m इंटू B1 कैपिटल M इंटू B1, इस रिजल्ट का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी मतलब क्या है, देखो इसका भी यूज क्यों करूंगा, अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर इधर नेगेटिव B1 मान लूं, नेगेटिव B1 मान लूं, और बेटा इधर थोड़ी ये एज इट है A1B1 प्लस A2, अभी बता रहा हूँ क्यों यूज करेंगे इसका, ANBN। अगर मैं इसको मान लूं ये लेस है आपका, ये सपोज करो मैं कह दूं इसको B1, कैपिटल M को मैंने 1 मान लिया, कैपिटल स्मॉल m को मैंने माइनस का मान लिया, तो ये हो गया माइनस B1, ये सेम है, ये माइनस का है इधर, ये प्लस का है, तो बेटे होगा क्या, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं फिर कि मोड A1B1 प्लस A1B1 A2B2 प्लस अप टू सोन प्लस ANBN और लेस देन क्या हो जाएगा B1। मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, तो मैं इसको फिर कोशी जनरल प्रिंसिपल लगा सकता हूं कि ये सीरीज तो बन गई, सुमेशन एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ANBN, ये भी क्या करेगी आपकी कन्वर्ज करेगी, कोशी जनरल प्रिंसिपल लगा दे। अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको, ये तो ANs में मिला था तो आपकी AN कन्वर्ज कर रही थी, अब आपकी बेटे देखो टर्म क्या है A1B1 पहली, दूसरी A2B2, तो इसका मतलब जो सीरीज दोनों की प्रोडक्ट वाली बनेगी ANBN वाली, वो कन्वर्ज करेगी बाय कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। क्लियर, ये यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो बच्चों उसके लिए देखो मैंने कोशी जनरल प्रिंसिपल से हमें ऐसा मिलता है, इसका मतलब तो जो सीरीज है आपकी AN वाली, देखो वो पहले ही कहा था उसने कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो कोशी जनरल प्रिंसिपल लगाया तो बेटे ये हो गया आपका कि AN+1 AN+2 और AN+3 ये कैसी है आपकी लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसके कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अब आप अगर इससे कंपेयर करें बेटे इसको, क्योंकि आप तो कहोगे कि सर आपने तो ये लिखवाया था कि ये सीरीज जो है इसके पास ये टर्म होनी चाहिए, ये भी ऐसे ही है। देखो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आपको दोनों साइड नंबर दे, बेटे मॉडुलस का मतलब अगर हटा रहे हैं आप, अगर मॉडुलस हटा रहे हैं तो बेटे दोनों साइड ही रहता है। इधर मॉडुलस अगर मैं हटा दूं, ऐसे देखो ऐसे हटा दिया, और मैं मॉडुलस को हटा के ऐसे लिख दूंगा माइनस एप्सिलॉन, एक ही बात है। अभी मैंने मॉडुलस को नहीं हटाया, तो बेटे आपको स्मॉल m की जगह तो उसने माइनस एप्सिलॉन दिया हुआ, समझ गए, और कैपिटल M की जगह आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए यहीं से रिवाइंड करके देख लेना एक बार, दोबारा समझ आ जाएगा 100% क्या किया मैंने, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाई थी। अब चलो इतना तो आ गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इतना तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि जो आपकी दूसरी वाली सीक्वेंस है इसके साथ बेटे किसकी प्रोडक्ट हो रही है, UN की हो रही है। देखो यहाँ से ध्यान से,
जो दूसरी सीक्वेंस है U1 वाली, वो बेटे आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि जो U1 वाली सीक्वेंस है आपकी बेटे, वो आपकी क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या कैसे दिखाता है बेटे, देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। देखो आप यहाँ पे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं आपके लिए, फिर उसको रफ कर देंगे। ये लिखी मैंने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। ये कोई सीक्वेंस है। मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने इसको U1 कह दिया, इसको U2 कह दिया, इसको U3 कह दिया, इसको U4 कह दिया। तो बेटा U1 U2 में क्या रिलेशन है, देखो U1 और U2 में क्या रिलेशन है, U1 आपका ग्रेटर है। ऐसे ही बेटे U2 में और U3 में क्या रिलेशन है, U3 ग्रेटर है, स्ट्रिक्ट ग्रेटर है। और आपका ऐसे ही U3 में और U4 में क्या रिलेशन है, आपका U3 बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप अब जनरली कर देखो, 1 में 1 ऐड किया, 1 + 1 2 में 1 ऐड किया 3 में 1 ऐड किया 4। तो मतलब यहां से मैं फिर ऐसा दिखा दूं कि UN जो है और UN + 1 जनरली इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए कि UN जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए UN +। इसका मतलब क्या है, देखो n को 1 रखो तो U1 आ गया, यहाँ 1 + 1 U2 आ गया, तो यहाँ से n को 1 रखा तो ये मिल गया, यही होना चाहिए। यहाँ से n को 2 रखो तो U2 2 + 1 U3, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन होना चाहिए ऐसा, तभी उसको हम कहेंगे कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो मैं इन शॉर्ट ये दिखाऊंगा कि UN जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है UN + 1 से। अगर ऐसा दिखा दिया तो बेटे ये सीक्वेंस जो है आपकी UN वाली, ये वाली जो सीक्वेंस आपकी होगी वो क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीजिंग कर जाएगी। वो दिखाना जरूरी है। ठीक है बेटे, तो उसको दिखाते हैं पहले। उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटे इसको। मैंने जस्ट क्या किया, UN - UN + 1 कर दिया। ठीक है, UN - UN + 1 कर दिया। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया बेटे, देखो ऐसे UN - UN + 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो आप UN + 1 को उधर ले जाओ, तो UN क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू UN + 1। तो मेरा एम यही रहेगा कि मैं UN को UN - UN + 1 का जो डिफरेंस है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाऊंगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो UN है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर मैं उसमें एबल्स लेमा लगा दूंगा। तो अभी देखो UN - UN + 1 को कैसे आप दिखाएंगे। तो बेटे आपको UN दिया हुआ था, यहाँ पे हमने ये UN की वैल्यू लिखी थी, इसको कोड करो। तो UN तो ये था, तो UN + 1 भी इसके कोरस्पॉन्डिंगली डिफाइन कर देंगे ना। UN ये है तो UN + 1 अगर हो तो क्या होता वो BN + 1 - B। ठीक है बेटे, तो मैं एक साथ ही माइनस कर दे रहा हूँ। तो UN - UN + 1 क्या होगा, UN ये है और UN + 1 की पहली टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ये लो मैं BN + 1 - B। और यहाँ पे क्या होती है इसके कोरस्पॉन्डिंग B - BN + 1। ठीक है, ये दोनों किसमें जा रही है बेटे, ये दोनों जो है BN + 1, ये किसमें जा रही है आपकी UN + 1। तो आप UN इसमें से इसको माइनस कर दो, BN - B। तो बेटे यहाँ जाएगा, देखो BN - B, तो ये लिखा मैंने BN - B। ठीक है, UN - UN + 1 ये क्या है -BN + 1, तो बेटे -BN + 1 और बेटे -B। अब माइनस एक ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का B हो जाएगा, तो B से B बेटे कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे, इसमें इससे माइनस करो B - BN, तो ये लो B - BN माइनस साइन, अब B माइनस का हो जाएगा, तो B हो गया बेटे ये। अब यहाँ BN + 1 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस BN + 1। ठीक है बेटे, यहाँ भी B से B कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बचा यहाँ पे B - BN माइनस ये आपका बेटे बच गया इक्वल टू BN - BN + 1 बच गया। और यहाँ से क्या बचा बेटे, BN + 1 पॉजिटिव है तो बेटे BN + 1 पहले और माइनस का BN बाद में। अब ये तो कौन से केस में था, जब डिक्रीजिंग था, जब सीक्वेंस जो है अपवर डिक्रीजिंग था। ये कब था, जब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वाला केस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ऐसे ही। अब देखो डिक्रीज का क्या मतलब है भाई, कि जो BN और BN + 1 दोनों में रिलेशन होगा वो ऐसा होगा। तो मैं ये कहूं कि इस वाले केस में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है जब डिक्रीजिंग है। अभी समझाऊंगा कैसे। अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में क्या होगा बेटे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में इसका उल्टा, तो ये भी क्या होगा आपका, क्योंकि ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस की टर्म जो है उल्टी होगी ना, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कब, जब इंक्रीज। समझ लो इसको बेटे। देखो भाई डिक्रीजिंग मैंने कैसे बताई थी, डिक्रीजिंग में क्या होता है, जितनी आगे जाएंगे टर्म छोटी होती जाएंगी। तो जो BN + 1 है वो बड़ी टर्म है, और जो BN + 1 आगे जाएंगे छोटी होगी डिक्रीजिंग में, तो BN + 1 छोटी टर्म, BN उससे बड़ी टर्म, बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस करोगे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझ आया। इंक्रीजिंग में देखो जितने आगे जाएंगे बड़ी टर्म होगी, तो BN + 1 बड़ी टर्म है,
bn छोटी टर्म है तो बड़ी में से छोटी माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा भाई, ठीक है। तो पॉजिटिव है दोनों केस में, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बेटे un है माइनस un+1 है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो un ग्रेटर देन इक्वल टू un+1 हो गया। मतलब जो आपकी un सीक्वेंस है वो आपकी क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब तो एबल लगेगा एकदम से। तो बेटे एबल लगाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा रफ करता हूँ, उसके बाद लगाते हैं। देखो अब एबल्स लेमा कैसे लगाओगे, देखो डिक्रीजिंग मैंने आपको दिखा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बेटे कब बात आती है आपकी एबल्स लेमा लगाने की। तो एबल्स लेमा लगा देंगे हम 1 मिनट में। अब कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है हमारे पास, इसको हटा दें यहाँ से, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ये बेटे अब करते हैं। देखो अब हम लगाएंगे एबल लेमा। अब एबल लेमा क्या कहता है, ये हमें चाहिए था ए आर रिलेशन, और bn जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ है। तो मैं अब क्या करता हूँ, देखो चूंकि यहाँ a1 था तो मैंने b1 की मल्टीप्लाई करी थी। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, n+1 लिखा है हमने यहाँ पे, तो मैं करता हूँ कि बाई एबल्स लेमा, बाई एबल्स लेमा क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा कि भैया मोड ऑफ an+1 bn+1 प्लस an+2 bn+2 प्लस अप टू सोन प्लस an+2 इंटू bn+3, ठीक है बेटे। इसका मॉडुलस, ठीक है, इसका मॉडुलस जो है किससे लेस होगा भाई, यहाँ इधर कहता था यहाँ -b1, यहाँ +b1 आता था, तो मैं इसको क्या लिखा था, मोड की फॉर्म में b1 लिख देते थे। तो इसको मोड की फॉर्म में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन सॉरी लेस देन, इसमें क्या है m और m, माइनस एप्सिलॉन स्मॉल m है प्लस एप्सिलॉन कैपिटल M है। तो मैं बस यहाँ पे मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन रखूंगा, और साथ में बेटे देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये हो जाता था m इंटू b1 m इंटू b1, ठीक है। तो m के साथ में b1 की मल्टीप्लाई हो जाती थी, जो यहाँ पे पहली टर्म होती थी। यहाँ पे पहली टर्म क्या है, bn+1, तो बेटे यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, bn+1। तो यहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख दूं इसको, ये चीज किससे लेस आएगी, देखो ये चीज लेस आएगी एप्सिलॉन इंटू bn+1, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ से चल रहा है, ये उठाना होता है, और यहाँ से जिस टर्म की पहले की मल्टीप्लाई हुई है वो आ जाता है आपका bn+1, ठीक है। अगर मेरा ये चीज जो आपका है, अगर ये पूरा का पूरा आपका किससे लेस हो जाएगा, आपका एप्सिलॉन से, मतलब एप्सिलॉन समथिंग इनटू में सम कांस्टेंट होना चाहिए, बस यहाँ पे लेस देन सम कांस्टेंट होना चाहिए, bn+1 कांस्टेंट नहीं है। तो देखो आप ध्यान से मैं कैसे करूंगा इसको, जो हमारा बेटे bn है, ये रहा bn, ठीक है, सारे के सारे bn जो हैं आपके किससे लेस हैं, ये कह सकते हैं कि क्लियरली bn+1 लेस देन u1, ऐसे कह सकते हैं क्या भाई, क्यों, क्योंकि जो बेटे bn सीक्वेंस है, ठीक है, ये देखो bn जो सीक्वेंस है आपकी वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो bn+1 कहें या bn कहें, आपकी वो मोनोटोनिकली अगर आपकी डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो उस केस में जो है ये u1 सबसे बड़ा नंबर रहेगा, u1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आते जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो bn+1 और u1 में रिलेशन होगा, u1 ही क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और अब ये कैसे हटेगा, देखो अब ये u1 कोई फिक्स नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो मैं इस u1 को कैंसिल आउट करने के लिए मैं अगर यही इक्वेशन 1 में एप्सिलॉन बाई u1 ले लेता, क्या कोई फर्क पड़ता, कोई भी फर्क ना पड़ता। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 1 की जगह तो एप्सिलॉन बाई u1 लिखता, और bn+1 आपका लेस देन u1 हो ही गया है, तो मैं इसकी जगह लिख देता लेस देन u1, और u1 से u1 कैंसिल, तो मेरा ओवरऑल आ गया कि दिस मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटे, अगेन बाई कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो ये सीरीज जो है आपकी प्रोडक्ट है दोनों की, तो ये क्या बन जाएगी, n गोज 1 to infinity an bn, बेटे ये भी क्या करेगी आपकी कन्वर्जेंट होगी, हेंस यही था बेटे आपका एबल्स टेस्ट, क्लियर। सो स्टूडेंट्स आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एबल टेस्ट या एबल लेमा आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया है तो आप जरूर लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख भेजें, कमेंट जरूर किया करो, लाइक भी जरूर करके जाया करो, उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के जरूर शेयर किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।